वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन है हमारा, ओवुलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है। देखिए ESIC स्टॉप नर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ओवुलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, क्लोमिफेन। ठीक है, ऑप्शन ए आपके राइट होगा, क्लोमिफेन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट, क्लोमिफेन साइट्रेट एक नॉन स्टेरॉयडल दवा होती है। जो क्लोमिफेन साइट्रेट एक नॉन स्टेरॉयडल दवा होती है जो महिलाओं में ओवुलेशन को स्टिमुलेट करती है, जो महिलाओं में ओवुलेशन को स्टिमुलेट करती है। अगला पॉइंट है कि महिलाएं जिनका इलाज इस दवा के द्वारा करने पर, महिलाएं जिनका इलाज इस दवा के द्वारा करने पर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनमें मल्टीपल बर्थ के अवसर अधिक होते हैं। जो महिलाएं ये क्लोमिफेन साइट्रेट जो दवा होती है, इसका यूज करने से अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल बर्थ के अवसर अधिक हो जाते हैं, अर्थात बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में जाइगोट का विकास होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। पहले पढ़ें, समझ लें, उसके बाद ही आंसर दें। जल्दबाजी में कोई भी आंसर मत दें। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में जाइगोट का विकास होता है। देखिए OT असिस्टेंस ESI में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स कहा जा रहा है कि फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में जो जाइगोट बनता है, अर्थात जो उसका विकास होता है वो कौन से पार्ट में उसका विकास होता है। तो यहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। दो गैमेट्स स्पर्म व ओवा, दो गैमेट्स अर्थात स्पर्म व ओवा के योग अर्थात यूनियन से बनने वाली जो सेल जाइगोट, बनने वाली सेल जाइगोट अर्थात फर्टिलाइज ओवम कहलाती है। दो गैमेट्स अर्थात स्पर्म व ओवा के योग अर्थात यूनियन से बनने वाली सेल जाइगोट कहलाती है। सेल जाइगोट अर्थात फर्टिलाइज ओवम कहलाती है, जिसका विकास या जिसका समय 2 हफ्ते तक होता है। जिसका समय क्या होता है, 2 सप्ताह तक होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जाइगोट अर्थात फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम का प्रारंभिक विकास। जाइगोट मतलब कहने का है कि फर्टिलाइज्ड ओवम का प्रारंभिक विकास फैलोपियन ट्यूब में 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन और उसके बाद का जो विकास है वो यूट्राइन कैविटी अर्थात यूट्रस में होता है। ठीक है, यूट्रस को ही यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। ठीक है, यूट्राइन कैविटी मतलब यूट्रस में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो गेस करें इसका क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा है अगला क्वेश्चन जो, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, गेस करें। देखिए इसे हम बताएंगे नहीं, पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, क्योंकि इससे जस्ट पहले में भी एक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो देखिए 7 डेज, ठीक है, 7 डेज में कितना 3 से 7 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है 7 डेज। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 7 डेज। तो आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। लगभग 3 से 7 दिन, लगभग 3 से 7 दिन के बाद, ठीक है, लगभग 3 से 7 दिन के बाद फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि
जो फर्टिलाइज ओवम है वो कितने दिन बाद यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट केवल यहाँ पे 3 से 7 है, लेकिन वहाँ पे क्या दिया है, केवल 7 डेज, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है कि कितने दिन में, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है 7 डेज, ठीक है। तो 3 से लगभग की बात की जा रही है कि 3 से 7 दिन के बाद जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए इसमें कथन देखना है, सही कथन कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे सही कथन नहीं है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आप पढ़ भी चुके हैं। ओवरीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि ओवरीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो यहाँ पे पुरुष की बात हो जाएगी। यहाँ पे ओवरी के बारे में पूछ रहा है कि ओवरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं, ये पुरुषों में रिलीज होते हैं। बाकी आपका ये ओवरीज संख्या में 2 होती हैं, सभी को पता है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन करना भी ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है, यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन करना भी ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य, यही गलत है, ठीक है। ये ओवरीज नहीं करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है ओवरीज नहीं करती, यहाँ टेस्टिस का कार्य होता है, ठीक है। ये टेस्टिस का कार्य है कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करें, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, यही गलत है, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। जो हार्मोन्स है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। ये लिंग हार्मोन्स है। ये कैसा हार्मोन्स है, तो ये लिंग हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना टेस्टिस का कार्य है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये टेस्टिस से स्रावित होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ना कि ओवरी का, ठीक है। ये ओवरी का कार्य नहीं है, क्योंकि जो आपका ये टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष लिंग हार्मोन्स है, और जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मादा हार्मोन्स है, ठीक है। ये मादा लिंग हार्मोन्स है, वो क्या कहते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे कि अभी आपने देखा कि अन्य सभी ओवरी के बारे में रियल फैक्ट एवं कार्य हैं, ओवरी के बारे में रियल फैक्ट एवं कार्य हैं। बाकी जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये पुरुषों के अंडकोश से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर देंगे इसे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल आंसर है। बताएं क्या होगा, क्वेश्चन ही बिल्कुल नॉर्मल है, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है। चाहे भले ही आप गलत ही आंसर दें, बट आंसर दिया करें, गेस किया करें, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। इसी बहाने आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम हॉल पे तो बैठे नहीं हैं, अभी आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर गलत भी आंसर दे देंगे तो आपका यहाँ पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बट अगर आप गलत आंसर देंगे तो एक बार गलत देंगे, बार बार गलत नहीं देंगे, क्योंकि हम उसमें खुद बता देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो आप गेस लगाया करें, बाकी तो हम बता ही देते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, ठीक है, सर्विक्स की लंबाई पूछी जा रही कितनी होती है। RAK में से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत से लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं पे आती हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और हम जवाब क्या दें। तो देखिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी जो सर्विक्स की जो लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, यूट्रस का नेक या फिर यूट्रस का सकरा निचला हिस्सा, आपको पता होगा कि सर्विक्स किसे कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख ले एक बार कि यूट्रस का जो नेक होता है या फिर यूट्रस का सकरा हुआ निचला जो हिस्सा होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है, उसे सर्विक्स कहा जाता है। करीब 1 इंच अर्थात 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है ये जो आपका ये सर्विक्स होती है। इसकी लंबाई पूछी गई थी, तो अगर इंच में बात की जाए तो 1 इंच, अगर सेंटीमीटर पे बात की जा रही है तो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, करीब लगभग की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को जाना जाता है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट है आपका। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अर्थात गर्भावस्था के दौरान यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की आंतरिक लाइनिंग को डेसिडुआ कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है, मतलब यूट्रस की आंतरिक जो लाइनिंग होती है इसको डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अन्य भी देख लें। अन्य शब्दों में अगर गर्भधारण अर्थात प्रेगनेंसी के समय की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो गर्भधारण अर्थात प्रेगनेंसी के समय की एंडोमेट्रियम जो होती है, लाइनिंग जो होती है, ठीक है, ये यूट्रस की आंतरिक जो लाइन होती है उसे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट है यहाँ पे डेसिडुआ में अंदर की ओर, डेसिडुआ में अंदर की ओर कॉम्पैक्ट लेयर व बाहर सरफेस पर, डेसिडुआ में अंदर की ओर कॉम्पैक्ट लेयर व बाहर सरफेस पर स्पॉन्जी लेयर होती है। बाहर जो सरफेस होता है वहाँ पे स्पॉन्जी लेयर होती है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है। देखिए आप अगर प्रॉब्लम होती है जल्दी, अगर हम जल्दी पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा आपको लगता हो, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बाद में आसानी हो सके, और हो सके तो आप नोट्स भी बना लिया करें, ठीक है। लेकिन हमेशा या तो ज़्यादातर आप वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वीडियो देखते हैं और नोट्स भी बना लें, तो दोनों काम बेहतर हैं। कि आपको अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ लिया करें क्योंकि कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सप्लेन पढ़ने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो एक्सप्लेन को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, यूट्राइन पेस मेकर कहाँ स्थित होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूट्राइन पेस मेकर कहाँ पर स्थित होता है। देखिए RAK MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूट्राइन पेस मेकर कहाँ पर स्थित होता है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कार्नुआ ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो यूट्राइन पेस मेकर है वो कार्नुआ ऑफ यूट्रस पर स्थित होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन कि लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्रस के एक या अधिक अर्थात मुख्य रूप से 2, ठीक है, लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्रस के एक या फिर अधिक एरियाज को, जो एक या अधिक एरियाज को जो कि मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को उत्तेजित अर्थात स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें यूट्राइन पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्रस के एक या फिर अधिक अर्थात मुख्य रूप से 2 एरियाज जो कि मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को उत्तेजित अर्थात स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, उन्हें यूट्राइन पेसमेकर कहा जाता है, उन्हें यूट्राइन पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका कि यूट्राइन पेसमेकर फैलोपियन ट्यूब ओपनिंग, यूट्राइन पेसमेकर फैलोपियन ट्यूब ओपनिंग जहाँ पर यूट्रस एवं फैलोपियन ट्यूब मिलते हैं, जहाँ पर यूट्रस एवं फैलोपियन ट्यूब मिलते हैं, कार्नुआ ऑफ यूट्रस, ठीक है, कार्नुआ ऑफ यूट्रस पर स्थित होते हैं। इसे फिर से देख लें
कि यूट्राइन पेसमेकर फैलोपियन ट्यूब ओपनिंग, ठीक है, जहाँ पर यूट्रस एवं फैलोपियन ट्यूब दोनों आपस में मिलते हैं उसे कार्नुआ ऑफ यूट्रस कहा जाता है, ठीक है, इसी पर स्थित होते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर दें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आराम से पढ़ें। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करें उसके बाद ही आंसर दें, तुक्का मत लगाएं, ठीक है, और तुक्का लगा भी देंगे लेकिन तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे अगर इसी तरह तुक्का लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप तुक्का लगाएं कुछ भी करें बट डेली प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन है वो रट जाता है। तो अच्छे से पढ़ें समझ के। देखिए, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर मई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट होगा, आर्क्वेट यूट्रस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, आर्क्वेट यूट्रस। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एक बोवेड या फिर ARC शेप्ड यूट्रस जो एक मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल यूट्राइन एनोमलीज होती है। एक बोवेड या फिर ARC शेप्ड यूट्रस जो एक मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल यूट्राइन एनोमलीज होती है तथा फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं करता है, आर्क्वेट यूट्रस कहलाता है। अब क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। शायद आपको पता होना चाहिए कि थिकेस्ट मीन्स होता है सबसे मोटी लेयर, ठीक है। थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है, परत कौन सी होती है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये SIC स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2016 पे, और ये RRB स्टॉपनर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए, सबसे थिकेस्ट लेयर की बात की गई थी, सबसे मोटी लेयर कौन सी है गर्भाशय की तथा यूट्रस की, तो वो मायोमेट्रियम है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मायोमेट्रियम। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। यूट्रस की वाल 3 लेयर होती है। यूट्रस की जो वाल होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। यूट्रस की वाल जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। जैसे कि बाहरी लेयर आपकी हो गई पेरीमेट्रियम। जो बाहरी लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम होती है, जिसे विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। इसे विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जिसे जाना जाता है। अब ये मध्य लेयर है आपकी मायोमेट्रियम, ठीक है, ये सबसे मोटी लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर। द थिकेस्ट लेयर की बात की गई थी यहाँ पे। तो जो आपकी मध्य की जो लेयर होती है वो सबसे मोटी लेयर होती है, मायोमेट्रियम जिसे कहा जाता है, ठीक है। जो मध्य लेयर है ये मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। और आंतरिक लेयर जो होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। सिंपल म्यूकस लाइनिंग ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल म्यूकस लाइनिंग ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसे अच्छे से पढ़ें पहले, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। देखिए, नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लैडर को कैथराइज करने जा रही है। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लैडर को कैथराइज करने जा रही है। उसे अवेयर होना चाहिए कि एक के अलावा बाकी सभी फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही फैक्ट क्या है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें, समझ लें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी ना करें।
देखिए NCL सिंगरौली स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए रिसेंटली पूछा गया है। और GIP MER स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इट्स पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन को पढ़ लिया करें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। फीमेल यूरेथ्रा एक 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर है। फीमेल जो यूरेथ्रा है वो एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग शॉर्ट सीधी ट्यूब होती है। जो यूरेथ्रा है फीमेल में, जो यूरेथ्रा होती है वो एक 4 सेंटीमीटर तक 1.5 इंच, ठीक है। अगर इंच की बात करें तो 1.5 इंच, अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर की लॉन्ग शॉर्ट सीधी ट्यूब होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर, ये क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर यूरोजेनिटल डायफ्राम से गुजरते हुए वजाइनल ओरिफाइस के एंटीरियर में खुलती है जाकर। ठीक है, जो फीमेल यूरेथ्रा एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग शॉर्ट सीधी ट्यूब होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर यूरोजेनिटल डायफ्राम से गुजरते हुए वजाइनल ओरिफाइस के एंटीरियर में खुलती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका, यूरोजेनिटल डायफ्राम एक ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। यूरोजेनिटल डायफ्राम एक ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है जिसमें से होकर यूरेथ्रा गुजरता है, जिसमें से होकर यूरेथ्रा गुजरता है। अगला पॉइंट है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यूरोजेनिटल डायफ्राम में स्थित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखते ही से आंसर दे दोगे आप लोग, ठीक है। पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट है तुरंत आंसर देगा, देख कर ही क्वेश्चन को देख लेगा, तुरंत आंसर टिक कर देगा। पीएच ऑफ वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना का पीएच मान कितना होता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। और देखिए RAK-MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, एसिडिक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, एसिडिक। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, क्योंकि शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। और ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से क्या होता है कि लैक्टोबैसिली की एक्टिविटी, जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है, इसकी एक्टिविटी व प्रोलिफरेशन बढ़ जाने से वजाइना की एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से लैक्टोबैसिली की एक्टिविटी व प्रोलिफरेशन बढ़ जाने से वजाइना की एसिडिटी भी बढ़ जाती है।